Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. 10th class. Today we will start our new chapter number 11, organic chemistry. Here we will discuss the first of all introduction. After that we will discuss the organic compounds. What are organic compounds? Organic compounds that are called hydrocarbons and their derivatives. Derivatives का मतलब होता है कि उससे मिलते जुलते जितने भी उसके कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, जिस ब्रांच में ये हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव जो हैं वो स्टडी हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिस ब्रांच में उसको स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो हैं उनको स्टडी किया जाता है। हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ब्रैकेट में आप लोग हाइड्रोकार्बन्स भी लिख सकते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं मीथेन, CH4, ये क्या है? मीथेन, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन के, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इसमें हमारे पास आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, और इसके अलावा हमारे पास जितने भी कार्बन से रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये जो हैं दैट आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता। क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? क्वेश्चन वाई अगर आपको आ जाए तो इट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट नहीं करती। ठीक है, जो हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन इन को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रॉपर्टीज़ रिलेट नहीं करती, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कॉमन बात है, टोटल हमारे पास जो है वो टोटल अगर इंट्रोडक्शन की बात करें 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से अगर हम एक माइनस कर दें 117 रह जाए। अब ये जो एक माइनस किया मैंने वो एक कार्बन का एलिमेंट जो है वो माइनस किया। जितने 117 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इन सब को मिला के जितने कंपाउंड्स बनते हैं वो सेपरेट, और एक कार्बन के जितने कंपाउंड्स बनेंगे वो इन 117 से ज़्यादा होंगे, इसलिए कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स बनेंगे वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बन रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, हमारे पास आज से तकरीबन 10 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी डिस्कवरी जो है वो हो चुकी है, और फ्यूचर में जो है वो अभी डिस्कवरी उनकी हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग अगर ऑर्गेनिक वर्ड जो है उसकी बात करें, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, आपकी बुक में बताया हुआ है इनिशियली बिफोर 1828 द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन फॉर द केमिस्ट्री एज टू फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे पास वो दो तरह के होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये दो तरह के हैं, एक है प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल। कि पहले जो है 1828 से पहले का कहना था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल से जो हैं वो हासिल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसका नेम था लिवॉइजर।
हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसका नेम था लिवॉइजर। लिवॉइजर जो है उसने कहा कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलते हैं प्लांट से भी और एनिमल से भी। अब आप ये देखें, प्लांट से जो मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसने कहा वो हम रिएक्ट करवा सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू लिवॉइजर का कहना था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं प्लांट से, और एनिमल से जो मिलकर बनते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। ये था हमारा लिवॉइजर का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, लिवॉइजर का तो कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। लेकिन जो लिवॉइजर था, इसके बाद हमारे पास 19th सेंचुरी आई। 19th सेंचुरी में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जेकब बर्जीलियस। ठीक है, अब जेकब बर्जीलियस जो है उसका एक अपना कॉन्सेप्ट था। जेकब बर्जीलियस ने एक थ्योरी पेश की, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। गर्ल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। जेकब बर्जीलियस जो था वो 19th सेंचुरी में आया और इसने जो है वो हमें वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो एक थ्योरी पेश की। इसके अकॉर्डिंग जो है वाइटल फोर्स थ्योरी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नेचुरल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसने लैब में तो सिंथेसाइज जो है वो नहीं कर सकते थे। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग भी ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, मीन्स के वाइटल फोर्स थ्योरी जो है हमारे पास आपकी बुक में जो बताया हुआ है वो है अकॉर्डिंग टू जेकब बर्जीलियस, organic compound cannot be synthesized in laboratory but they are called vital force theory। मीन्स के आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली होते हैं, वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं होते। लेकिन हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। वॉलर आया हमारे पास साइंटिस्ट, उसने ये जो थ्योरी थी इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया, वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर उसने वो काम कर रहा था एक लैब में। वॉलर जो था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम कर रहा था लैब में। जब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम कर रहा था तो एक्सीडेंटली उसके पास जो प्रोडक्ट बनी वो उसके पास एक प्रोडक्ट जो है वो यूरिया बन गई। ये वर्क कर रहा था वॉलर जो था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड जो आपकी बुक में दिया हुआ है, अमोनियम साइनाइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जब ये इसके ऊपर वर्क कर रहा था तो एक्सीडेंटली इसके पास एक प्रोडक्ट बन गई और वो बनी यूरिया, जिसको हम खाद भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये थी हमारी वॉलर की। वॉलर ने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। वो लैब में वर्क कर रहा था, उसने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे वर्क कर रहा था, वो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड। ठीक है, जब उसने प्रोडक्ट बनी उसकी तो वो क्या बन गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखें, जेकब बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग उसने बात की। लेकिन जब वॉलर आया उसने कहा
कि वो तो अपना इनऑर्गेनिक पे वर्क कर रहा था, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो ऑर्गेनिक बन गई। तो इसलिए ये बात साबित हुई कि लैब्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। अब वॉलर के बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया। कौन सा साइंटिस्ट था? वो था हमारे पास कोब्स था हमारे पास साइंटिस्ट, जो कि हमारे पास आया 1845 में। इसने भी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसको क्या किया? इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि इसने जो है और लैब में एसिटिक एसिड, जिसे CH3COOH फॉर्मूला है जो है उसका, इसने लैब में वो प्रिपेयर करवाया। और जो एसिटिक एसिड है वो क्या है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, ठीक है। इस लिहाज से हमारी ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो भी रिजेक्ट हो गई। और इसने क्या प्रिपेयर किया? मैं इधर लिख देती हूँ। इसने लैब में प्रिपेयर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन लैब, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो इसका इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ फार्मूला जो है वो आ जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी एक समरी में इधर बनाऊंगी, वो आप देखिएगा। वो हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम उसकी एक छोटी सी समरी जो है वो बनाते हैं। फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो टर्म्स हैं छोटे छोटे, ये आपको 2 मार्क्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे इसमें। कंडेंस फार्मूला, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं वो 4 इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसकी डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या है, क्या कहते हैं हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। कि एक्चुअल नंबर जो हैं वो किसी भी एटम के उनको शो करता है। लाइक मैं अगर बात करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटेन C4H10, कार्बन का एक्चुअल नंबर जो है ब्यूटेन में वो 4 है और हाइड्रोजन जो है वो क्या है 10 है। गर्ल्स ये मैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, मीथेन, उसका अभी हम इन डेफिनेशंस के बाद जो है वो टर्म्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन जो है वो हमारे पास 4 कार्बन एटम है
ठीक है। अब ब्यूटेन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर 2 क्या है? ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट 4 एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं और 10 एटम जो हैं वो क्या हैं? हाइड्रोजन के। रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जिसने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो किया वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है? वो है रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थी, ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट है कि हमने ये ब्यूटेन के मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, इसको किस तरह से जो है वो हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्या कहता है ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला? रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट represent exact arrangement of atoms of a molecule। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर एग्जैक्ट अरेंजमेंट है। अब ब्यूटेन के मॉलिक्यूल की अगर हम लोग एग्जांपल लें, देखें, उन्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात हुई है। तो कार्बन के जो हैं ब्यूटेन था कितने? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। हमने कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 भी कंप्लीट करनी है और हाइड्रोजन जो है वो 10 भी कंप्लीट करने हैं। हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो बनते हैं, तो हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर आप लोग काउंट करें, मैंने C4H10 लिखा, ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखा हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो 1 2 3 4 कार्बन कंप्लीट, H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा क्या बना? स्ट्रक्चर फॉर्मूला C4H10, ठीक है। एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसी तरह से हम ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी एन ब्यूटेन की। एन कहते हैं स्ट्रेट चेन को, ठीक है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बन सकता है वो इसका आइसोब्यूटेन भी बन सकता है। आइसोब्यूटेन जो है वो सेकंड कार्बन पर जो है वो इसकी अटैचमेंट होगी। सेकंड कार्बन पर इसकी अटैचमेंट किस तरह से होगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो हम लोग इधर जो है वो इसका बना देते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, ये 4 कार्बन। अब आपका यहाँ पे जो है वो किस तरह से होगा? देखिए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4, इसके भी 4। ये आपने ध्यान रखना है कि कार्बन के हमेशा जो है वो 4 बॉन्ड बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे पुट्स हो जाएंगी। आप लोग देखें, अगर काउंट करें आप लोग साथ साथ, कोई भी हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। 1 2 3 3 हमेशा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही अटैच करनी है। कार्बन और हाइड्रोजन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा कौन सी प्रोडक्ट बनी? हमारी आइसोब्यूटेन बनी। कौन सी प्रोडक्ट बनी? आइसोब्यूटेन जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो प्रोडक्ट बन गई। इसके बाद हमारे पास आता है कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला क्या है? रिप्रेजेंट ऑफ एटम्स, रिप्रेजेंट of atoms, represents of atom joined together to each carbon atom,
के जितने भी एटम्स हैं कार्बन के उनको क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। लेट्स सपोज हम लोग इसी एग्जांपल को ही ले लेते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको सेपरेट सेपरेट लिखा। अगर मैं इसी को ही कंबाइन करके लिख दूँ, लेट्स सपोज, चलिए इसको रहने देते हैं। लेट्स सपोज ये CH3 था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3। ये क्या था, CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। CH2, ये भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या है CH3। मैंने इसको क्या किया कि इसके जो एटम्स थे उनको ज्वाइन कर दिया, मीन्स उनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडेंस हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हमारे पास अब जो लास्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में क्या होता है, रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका होता है क्या, रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। मैंने इलेक्ट्रॉन का ई शो किया है, आपने कंप्लीट ही लिखना है, बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। उसने कहा कि डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन के एटम और मॉलिक्यूल से, डॉट एंड क्रॉस से। हम लोग इसी एग्जांपल को जो है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखें, मैं इसका यहाँ से जो है वो इसका रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं इधर से मेरे लिए आसानी हो जाए। आप लोगों ने तो बनाना ही है सेपरेट सेपरेट एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखें, कार्बन जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से लेना है आपने। यहाँ पे कार्बन के मैं 4 जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स बनने हैं। कार्बन ने अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन ने अपना क्या करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि ये शेयरिंग करेगा कार्बन। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 हैं बॉन्ड्स और 4 इसने किसी से लेने हैं, मीन्स इक्वल शेयरिंग करेगा, ठीक है। जैसे अब हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गई, डॉट एंड क्रॉस। आप लोग देखें, अगर मैं इधर से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट हो गई, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो लास्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो लास्ट एक टर्म है वो आप लोगों का पेज नंबर 55 पर है, और पेज नंबर 55 पे कुछ आप लोगों के नेम्स जो हैं वो दिए हुए हैं। 1 कार्बन को हम लोग कहते हैं मीथेन, ठीक है। ये आपने लर्न करने, इसमें से MCQs आ जाता होता है आपको। 1 कार्बन को आप कहते हैं मीथेन, 2nd कार्बन को आप कहते हैं इथेन, 3rd को आप कहते हैं प्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन को आप लोग कहते हैं ब्यूटेन, 5th को कहते हैं पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 कार्बन अगर हैं उसमें तो उसको कहते हैं हेप्टेन, 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्टेन, 9 कार्बन को कहते हैं नोनेन एंड 10 कार्बन को कहते हैं डिकेन। अगर आप लोग देखें, इसके सामने आप लोगों के मोलिकुलर फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं और कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। गर्ल्स, इधर मैं आपको एक बात बता दूं, एक हमारे पास टर्म होती है, जो हमारे पास टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है प्रीफिक्स और एक होती है सुफिक्स। अब हमारे पास ये जो ANE है, ये चीज़, ये हमारे पास क्या है, सुफिक्स है, और ये मेथ है, एथ है, प्रो है, ये क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये फॉर्मूला जो है वो अल्केन का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो बना कैसे कार्बन का। अगर अल्केन है, अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है
H2n+2, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे बना, कार्बन हमारे पास 4 थे, n क्या है, एनी नंबर, क्या है हमारे पास, एनी नंबर। तो अगर ये 4 है हमारे पास तो n यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 4 + 2, 4 2 = 8, ठीक है, +2 कितने हो गए 10। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला बना। यहाँ पर आप कोई भी नंबर जो है वो ले सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।